हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए हम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चन होगा और इसमें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ अभी तक जितने भी बिहार में टीआरई के हुए हैं, मतलब टीचर के जितने भी एग्जाम हुए हैं, टोटल इस सीरीज में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है। तो बताइए विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। बताइए विषाणु से होने वाला रोग जो है कौन सा है। टिटनस है, कुष्ठ है, रेबीज है या फिर प्लेग है। तो देखिए वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं ये रेबीज होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग जान लीजिए एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज। तो एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज ये सब क्या होते हैं, वायरस या फिर विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगर आप लोगों को से पूछेगा कि टिटनस जो है किसके कारण होता है, तो बताइए टिटनस रोग जो है विषाणु से होता है या फिर जीवाणु से होता है। तो देखिए जीवाणु से होने वाला रोग है टिटनस, जो होता है जीवाणु से होता है। इसके साथ साथ अगर पूछेगा टिटनस जीवाणु से रोग होने वाला रोग और कौन सा है, तो टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस ये सब क्या होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। बताइए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। बताइए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। घास होता है, फूल होता है, शहतूत की पत्ती होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो देखिए रेशम का कीड़े का जो भोज्य पदार्थ होता है यह शहतूत की पत्तियां होता है। क्या होता है, शहतूत की पत्तियां जो होती हैं ये रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रेशम जो है, रेशम का प्रकार कितना होता है। बताइए रेशम के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए रेशम के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है मूगा, दूसरा मरबरी, तीसरा ईरी और चौथा टसर। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है। बताइए विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी या फिर विटामिन डी है। तो बताइए घाव को भरने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है। तो देखिए अगर बात किया जाए कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे विटामिन सी का अगर पूछेगा रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कार्बिक एसिड होता है। ये भी आपके क्वेश्चन बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछेगा तो थायमिन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। देखिए अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन एक पूछता है कि रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है। अगर पूछेगा रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। बताइए जब सांप जो है काटता है तो उससे कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा या फिर हृदय। तो बताइए सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो देखिए सर्पदंश से शरीर का जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है। बताइए गाय का गर्भाधान काल जो है कितने दिनों का होता है। 280 दिन का, 300 दिन का, 330 दिन का या फिर 340 दिन का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 दिन का होता है। जितना जो होता है माता का होता है उतना ही क्या होता है, गाय का भी होता है। तो 280 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है।
तो बताइए किसी भी पेड़ की आयु को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? इसके तने की गोलाई को देख करके, इसकी जड़ को देख करके, इसकी ऊंचाई को देख करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसी पेड़ की आयु को कैसे हम जान सकते हैं कि इसका एज कितना है? तो देखिए इसके तने की गोलाई को देख करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल करना है। पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो बताइए जड़े एवं रंध्र, तने एवं पत्ते, जड़ एवं पत्ते, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं तो जड़ें जो होती हैं पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते जो होते हैं पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है किससे होता है? तो पत्तों से होता है। तो यहाँ पे इसका जो है थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। और प्रकाश संश्लेषण सबसे कम जो है किस रंग में होता है? तो बैगनी रंग में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, लीवर है, थायराइड है, या पिट्यूटरी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह क्या है? यकृत है। यकृत को ही लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, तो पित्त का निर्माण भी कहाँ पे होता है? यकृत या फिर लीवर में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कहाँ पर होता है? फूलों में होता है, पत्तों में होता है, तनों में होता है, या फिर जड़ों में होता है? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस में होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह होता है पत्तों में। कहाँ पे होता है? पत्तों में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्तों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांघ है, हाथ है, पैर, या फिर रीढ़ है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जांघ है, फीमर की हड्डी होती है। ये भी आप लोग याद रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपके लाइक करने से मेरे अंदर जो है मोटिवेशन जो है ज़्यादा होता है और हम सोचते हैं कि और अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए चावल का दाना है। बताइए चावल का दाना जो है क्या होता है? एक बीज है, एक बीजी फल है, बहुबीजी फल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए चावल का दाना क्या होता है? तो देखिए चावल का दाना जो होता है यह क्या होता है? यह एक बीज है। क्या है? यह एक क्या है? बीज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल का दाना क्या होता है? एक बीज होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख, मूंगफली, बादाम, या फिर साइकस? तो बताइए वह कौन सा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना को ही ईख भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताइए विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए अगर विश्व में पूछेगा सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ब्राजील है। अगर पूछेगा भारत जो है कितने नंबर पे है, तो भारत जो है दूसरे नंबर पर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, मूली, आलू, या फिर मूंगफली?
बताइए वह कौन सा फल है जिसका बताइए वह कौन सा फल है पौधा है जिसका जो है फल भूमि के नीचे पाया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जिसका फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। तो देखिए यह क्या है, मूंगफली। मूंगफली जो होता है ये फल के अंतर्गत आता है और यह जो है इसका क्या होता है, बीज जो होता है या फिर फल होता है ये कहाँ पे होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है। बताइए मटर जो है ये पौधा है, शाक है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मटर का पौधा जो होता है किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए मटर का एक पौधा जो है इस शाक के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटर का पौधा जो है इस शाक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटर जो होता है द्विबीजपत्री पौधा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। बताइए येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। हेरोइन या अपरिष्कृत रूप है, यूरेशियम ऑक्साइड है, कोकेन या अपरिकृष्ट रूप है, अशोधित करती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। येलो केक जो होता है यूरेनियम ऑक्साइड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। बताइए किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है, वर्षा में, बसंत में, शीत में या फिर ग्रीष्म में। तो बताइए किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए शीत ऋतु में जो होता है वसा की अधिक आवश्यकता शरीर को होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में जो है वसा की अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है बताइए। तो 21% पाया जाता है। लगभग 21% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी जंतु जो उड़ सकता हो। बताइए स्तनधारी जंतु वह कौन सा है जो उड़ सकता है, चमगादड़ है, मोर है, पेंगुइन है या फिर शुतुरमुर्ग है। तो बताइए स्तनधारी जंतु कौन सा है जो उड़ सकता है। तो यह क्या होता है, चमगादड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके खट्टेपन की वजह क्या होती है। बताइए जब दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाती है तो उसके खट्टेपन की वजह क्या होती है। लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, टार्टेनिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है। बताइए जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके खट्टेपन होने का क्या वजह होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। तो बताइए पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है इनमें से कौन सा है। भूपृष्ठ जल है, कुआं का पानी है, वर्षा का पानी है या फिर मिनरल वाटर है। तो बताइए पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है किसे माना जाता है। तो देखिए पानी का सबसे शुद्ध रूप जो होता है ये वर्षा का पानी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है इनमें से कौन सा होता है, तो वर्षा का पानी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मिट्टी के तेल में धातु है तांबा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या फिर जर्मेनियम। तो बताइए मिट्टी के तेल में धातु है
तो देखिए मिट्टी के तेल में जो होता है पोटेशियम धातु, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है फार्म्स सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? बताइए। बदलाव नहीं होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, भूरा रंग लाने के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल, जर्मनी सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन से धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो बताइए पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? जस्ता, टीन, लोहा या फिर निकेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, Zn और Mg को रिएक्टिविटी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे रख सकते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए बढ़ते क्रम में ही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेम जो है ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बढ़ते क्रम में ही दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो बताइए एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन को, बेंजाइल मरकैप्टेन को, इथाइल मरकैप्टेन को या फिर प्रोपाइल मरकैप्टेन को। तो बताइए एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टेन, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइल मरकैप्टेन जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। तो बताइए सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। देखिए इसका ऑप्शन 1 है सहसंयोजक बांड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण, आयनिक बांड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण, भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण, सहसंयोजक बांड के गठन के कारण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सहसंयोजक बांड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। बताइए पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या होता है? नायलॉन है, बेकेलाइट है, टेरिलीन है या फिर सेलुलोज है। तो बताइए पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताइए परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है, फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है या फिर फिशन एनर्जी कहा जाता है। तो बताइए परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताइए परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है। बताइए सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है। सिलिकॉन है, फास्फोरस है, कार्बन है या फिर रेडियम है। तो बताइए सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तकनीकी जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो बताइए वह तकनीक कौन सी है जिसके द्वारा स्थापित किया गया था कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है? स्पेक्ट्रम विश्लेषण था, रासायनिक विश्लेषण था,
स्कैनिंग था या फिर लेजर रेजिंग था। तो देखिए वह तकनीक जो था यह स्पेक्ट्रम विश्लेषण था। क्या था? स्पेक्ट्रम विश्लेषण था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है निम्नलिखित में से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। बताइए वह कौन सा तीन तत्व है जिसका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक किया जाता है? नाइट्रोजन सोडियम सल्फर है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस है, नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम है, कैल्शियम सोडियम सल्फर है। तो देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम जो होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम क्या होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका प्रयोग जो है सर्वाधिक जो है उर्वरक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल ए प्रेयरी फार्म रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाना चाहिए था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो बताइए सबसे पहले आप लोग ये डेट याद रखिएगा। अब जो है ये डेट पूछता है बहुत ज़्यादा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और जो है इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? बताइए क्लोरीन का, अमोनिया का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का या फिर बोरान ट्राई क्लोराइड का। तो देखिए MIC गैस जो था इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा वह कौन सा कंपनी था तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो बताइए कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का या फिर साइट्रिक एसिड का। तो बताइए कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए बैटरी में क्या पाया जाता है? तो बैटरी में जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन है, सीरियम है, स्टेटैनिन है या फिर वैनेडियम है। तो बताइए सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन जो है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है किसका बना होता है? बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है किसका बना होता है? बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है किसका बना होता है? ऑप्शन है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, सीसा का या फिर एल्यूमिनियम का। तो बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? बताइए गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट से, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट,
चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो बताइए गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है? बताइए गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है? तो देखिए चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? बताइए हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? एड्स के उपचार के लिए, टाइफाइड के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए या फिर कोलेरा के उपचार के लिए? तो देखिए आर्सेनिक औषधि का जो उपचार किया गया था ये किसके लिए किया गया था बताइए? तो इसका कैंसर के उपचार के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? बताइए लोहा का शुद्ध रूप जो है क्या होता है? कच्चा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है या फिर स्टील होता है? बताइए लोहा का शुद्ध रूप क्या है? बताइए लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा जो है लोहा का शुद्धतम रूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है, किस कारण किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? बताइए एक व्यक्ति है जो मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है, किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? देखिए एक्सरे का, परावैंगनी किरण का, माइक्रोवेव का या फिर दृश्य प्रकाश का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सरे का प्रयोग करना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य पर रहेगा, शून्य के दोनों तरफ जाएगा, शून्य के बाएं तरफ जाएगा, शून्य के दाहिने तरफ जाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए शून्य के दोनों तरफ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब है वह उज्जवल प्रकाश देता है, क्योंकि बताइए जब चक्का तेजी से चलता है तब चुंबक में और शक्ति आ जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह तेज हो जाता है, या फिर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है जब साइकिल तेज चलता है। कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुंडल घर्षण के कारण गर्म हो जाता है और अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो बताइए इसका रीजन क्या है? जब एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है, जब वह तेजी से पैडल करता है तब वह डायनेमो में जो बल्ब है वह उज्जवल प्रकाश देता है। बताइए इसका रीजन क्या है? तो देखिए कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? बताइए जल का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? बताइए जल का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री केल्विन पर या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो देखिए जल का घनत्व जो होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है सर्वाधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी जिसे गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? बताइए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर या फिर अंटार्कटिक के कैंप में? तो बताइए स्मॉल जी का मान जो है सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके कैंप में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का उद्घोतक है? बताइए जब बैरोमीटर का पारा जो होता है अचानक से गिर जाता है तो यह किस बात को संकेत करता है?
बताइए गर्म मौसम को, सर्द मौसम को, आंधी या झंझावर की संभावना को, या फिर शुष्क मौसम को। तो बताइए जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है। तो देखिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आंधी या झंझावर की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, पारद को ही क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो बताइए एक लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। यह बाल्टी की पेदी में बैठ जाएगी, यह पारे या फिर पारद की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यह जो गेंद है यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। बताइए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि को क्या कहते हैं। अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। तो देखिए 20,000 से हर्ट्ज 20 और 20,000 के हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जो होता है इसे ऑडिबल या फिर श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो मनुष्य इसे सुन सकता है इसी को क्या कहते हैं, श्रव्य या फिर ऑडिबल कहते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे अश्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनियों को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनियां कहती हैं। ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो बताइए डेसिबल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। बताइए डेसिबल जो है किसको मापता है, प्रकाश की गति को मापता है, ऊष्मा की तीव्रता को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है, रेडियो तरंग की बारंबारता को मापता है। बताइए डेसिबल जो है निम्नलिखित में से किसको मापने का यंत्र है। तो देखिए डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल मापता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। बताइए ध्वनि तरंगे जो हैं किस माध्यम में नहीं चलती हैं। देखिए ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, या फिर निर्वात में। तो बताइए ध्वनि तरंगे जो होती हैं किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं इन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निर्वात में जो है ध्वनि की तरंगे नहीं चलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। तो बताइए यह किस वजह से चल रहा है, इसका रीजन बताइए। देखिए ऑप्शन पहला है रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण। दूसरा ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। फिर तीसरा ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, रोलिंग घर्षण, उसके बाद गतिज घर्षण। चौथा ऑप्शन है रोलिंग घर्षण, गतिज घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सबसे पहले स्थैतिज घर्षण होगा, फिर गतिज घर्षण होगा, फिर रोलिंग घर्षण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी प्रकाश के लैम्डा का मान कितना होता है। बताइए बैगनी प्रकाश के लैम्डा का मान जो है कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 से 500 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। बताइए एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु या फिर प्रिज्म। तो बताइए एक रोगी के शरीर में देखने के लिए क्या जो है उपयोगी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु। इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रकाशीय तंतु को ही ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है। बताइए एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कम, अधिक, ऋणात्मक या फिर प्रत्यक्षतः तापमान। तो बताइए एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक, ऑप्शन नंबर
बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसे बताइए क्या होता है। जब प्रकाश जो है दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन जो है नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। बताइए सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर होता है। 5 डिग्री के, 258 डिग्री के, प्लस 15 डिग्री के, माइनस 15 डिग्री के। तो बताइए सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। तो देखिए जब इसे निकालेंगे C/5 = F-32/9 से, तो यहाँ पे C सेल्सियस का मान आएगा -15 डिग्री फ़ारेनहाइट, -15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बताइए सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है इससे। बताइए सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से। तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो होता है, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बताइए किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। बताइए किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। लाल का, पीला का, नीला का या फिर बैंगनी का। तो बताइए किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। तो देखिए बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है। बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का मात्रक जो होता है ये जूल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है। बताइए प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है। दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, आयु की इकाई है या फिर प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।